A very good afternoon to all my dear students. Welcome to another lecture of CA Foundation Business Law with me, CA Preeti Agarwal. पिछले सेशन में हमने रूल्स ऑफ ऑफर कवर किया था। मुझे पता है कि आपका जो लास्ट वाला रूल है ना, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, वो बाकी है, वो आज करेंगे। एंड उसी के साथ हम वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इनकी 2 रिकॉर्डिंग्स होंगी। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर इज अ सेपरेट रिकॉर्डिंग एंड रूल्स ऑफ ऑफर की मैं अलग से रिकॉर्डिंग डालूंगी बिकॉज आई नो दैट मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स वांट टू रिवाइज ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में और उसमें थोड़े पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, सो यू मे वांट टू रिवाइज दैट। इसीलिए मैं ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर की रिकॉर्डिंग एक्सक्लूसिवली डाल रही हूँ एंड यू विल फाइंड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस असेंशियल्स जो है वो सेपरेटली आएंगे। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं रूल्स ऑफ ऑफर। आपका जो ऑफर है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ऑफर ऐसा होना चाहिए दैट इट मस्ट बी केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, तो वहां पर हम प्रिज्यूम करके चलते हैं एनफोर्सिबिलिटी तो है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड ऑफर है। लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं, तो ये ऑफर भी वैलिड नहीं है। तो जो सोशल या डोमेस्टिक ऑफर है, दैट इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हेड पॉइंट्स आपको एज इट इज लर्न करने हैं, तो प्लीज इन पे ज्यादा ध्यान देना। ऑफर must be capable of converting or of creating legal relation, of converting an intention into contract. Offer must be communicated. अरे सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना। कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, वर्ड से हो सकता है, एक्शन से हो सकता है, वर्ड से ओरल या राइटिंग में हो सकता है, एक्शन, कंडक्ट, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे वो बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, दैट्स एन इम्प्लाइड ऑफर कि भाई मैं तो स्टेशन जा रही हूँ, तुमको आना है तो बैठ जाओ। इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर। पैसेंजर बैठ जाता है, दैट शोज एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हर चीज कनेक्टेड है, देखा ना आपने, इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में कवर्ड है? जल्दी बताओ। चलो, रिवीजन होती है ये, बार बार वो चीज रिवाइज करने से याद हो जाएगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में कवर्ड है, बोलो। यस, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, सेक्शन 9 में कवर्ड है। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों सेक्शन 9 में कवर्ड है। चलो, तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। यहां पर हमने एक केस लॉ पढ़ा था, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या था फैक्ट्स? फैक्ट्स में क्या लिखा था? मिस्टर गौरी दत्त का नेफ्यू मिसिंग था, तो वो अपने मुनीम अकाउंटेंट को बोलता है, लालमैन जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। लालमैन चला गया। बाद में जाकर गौरी दत्त ने 501 का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया कि जो भी मेरे मिसिंग नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, मैं उसे 501 का इनाम दूंगा। लालमैन ढूंढ के ले आया, अब वो रिवॉर्ड क्लेम कर रहा है, लेकिन हमने डिस्कस किया था दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। व्हाई? बिकॉज जब उसको हमने ऑफर दिया था तब रिवॉर्ड कम्युनिकेट नहीं किया था, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रिवॉर्ड। जब आपको रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? सो इन दिस केस ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड बिकॉज द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड।
So since he had no knowledge of the reward offer, he cannot accept it, इसीलिए उसको नहीं मिलेगा रिवॉर्ड. ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड नॉट वेग. वेग मतलब कंफ्यूजिंग, अनक्लियर नहीं होना चाहिए. आपका जो ऑफर है वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए. ऑल द वर्ड्स, टर्म्स मस्ट बी क्लियर. ऑफर मे बी कंडीशनल, ये अलाउ कर रहा है, ठीक है, इट इज अलाउइंग कि हाँ आपका ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट शर्त इतनी है कि आप वो कंडीशंस कम्युनिकेट करो. ऑफर मस्ट कम्युनिकेट द स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपका ऑफर कंडीशनल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त इतनी है कि आपको वो कंडीशंस कम्युनिकेट करनी है. एंड ऑल्सो एक और था, कम्युनिकेशन तो करना ही है, साथ में द कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल. रीजनेबल क्या होता है, वो तो लॉ में डिफाइंड ही नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. हाँ, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो कम्युनिकेट करो, ऑफर के साथ ही करनी है. बाद में करोगे ना, देन दैट इज नॉट वैलिड कम्युनिकेशन. ऑफर इज नॉट बाउंड बाय दोज टर्म्स. अगर कंडीशंस एक ऐसी लैंग्वेज में प्रिंटेड है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे चाइनीज में लिखा है, थाई में लिखा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ट्रांसलेशन मांगना है. अगर मैं नहीं मांगती तो वो लोग ऑब्लिगेटेड नहीं है, उनको लगेगा कि मुझे कंडीशन समझ में आ गई है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? अब शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी पर्सन चला जाए ना, सबके साथ एक ही टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब टर्म्स, वर्ड्स, एवरीथिंग इज द सेम. दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो लॉ बोलता है कि ठीक है, अगर इसमें आपकी कोई कंडीशंस हैं तो वो प्लीज ऑफर के साथ ही बता दो, बाद में बताओगे तो नहीं चलेगा. ऑफर should not contain a term the non-compliance of which amounts to acceptance. ऑफरर ये नहीं बोल सकता कि अरे अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने एक्सेप्ट, अगर आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया. अरे ऐसे कैसे? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सिमिलरली एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड ना. The offerer cannot say that if the offer is not accepted before a date, I will presume that it is accepted. ऐसे नहीं बोल सकते आप. Acceptance must also be communicated ना. अच्छा, हमने वो केस बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. उसका फर कोट रह जाता है, याद है कि नहीं? फर कोट रह जाता है, चोरी हो जाता है. अगर होटल ओनर ने सारे टर्म्स प्रॉपरली कम्युनिकेट किए होते एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे टर्म्स मैंने पहले ही कम्युनिकेट कर दिए थे, सो देन मिस्टर एंड मिसेस एक्स विल बी लायबल. लेकिन अगर हमने एक ऐसे वॉल पे डाल दिया था, कम्युनिकेट नहीं किया था, उनको बोला भी नहीं था कि जाओ जाके टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर लो, देन द अपार्टमेंट ओनर विल बी लायबल. इट इज एज इफ कुछ कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था. चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट अस डिस्कस ऑफर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. ये इनविटेशन टू ऑफर ना एक्चुअली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप देखोगे तो वो ए इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको सीमेंट बैग्स चाहिए टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, 2 साल में कंस्ट्रक्ट होने वाला है. वो एग्जाम्पल याद है स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर का? तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ए लिमिटेड, इट नीड्स सीमेंट, तो वो सबसे टेंडर मंगवाती है कि बताओ क्या प्राइस पे सप्लाई करोगे सीमेंट.
तो XYZPQR ये सब लोग ऑफर देते हैं। Z का ऑफर सबसे बेस्ट था, इसीलिए हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैंने तब आपसे पूछा था कि क्या ए लिमिटेड ऑफर दे रहा है? तब आपने ही मुझे बताया था कि नहीं मैम, वो तो सामने वाली पार्टी से ऑफर इनवाइट कर रहा है। ऑफर एक्चुअली XYZPQR ने दिया, Z का ऑफर सबसे बेस्ट प्राइस पे था, इसीलिए हमने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो अब वही एग्जाम्पल को ध्यान में रखो। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? जब हम सामने वाली पार्टी से ऑफर मंगवा रहे हैं, हम ऑफर नहीं दे रहे, हम तो सामने वाली पार्टी से ऑफर मंगवा रहे हैं। दैट इज नोन एज इनविटेशन टू ऑफर। सामने वाली पार्टी ऑफर दे रही है, हम तो सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं कि भाई मुझे ये प्राइस पे गुड्स चाहिए, बताओ क्या प्राइस पे दोगे? मुझे मुझे 1 लाख सीमेंट बैग्स चाहिए, क्या प्राइस पे दोगे? तो मैं ऑफर इनवाइट कर रही हूँ। इनविटेशन टू ऑफर कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। तो इनका ऑफर पहले मैंने इनवाइट किया, तो इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, फिर ऑफर आता है, यस और नो? तो इनविटेशन टू ऑफर कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर, ठीक है? इनविटेशन इज जस्ट अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर कि भाई मुझे तो सीमेंट बैग्स चाहिए, बताओ क्या प्राइस में दोगे? So it is a circulation of offer. It comes before a definite offer. तो मैम दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है? देखो, मैं आपको पूछती हूँ, क्या आपको ये पेन खरीदना है 5,000 रुपीज में? इट्स अ स्टाइलिश पेन। क्या आपको ये पेन खरीदना है 5,000 में? मैं बहुत क्लियर हूं, मुझे 5,000 में ये पेन बेचना है। आप बोलोगे मैम ठीक है, वैसे तो इसका MRP 11,000 है, आप 5,000 में दे रहे हो तो हम ले लेंगे। तो आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो जब कोई ऑफर डेफिनेट होता है, क्लियर होता है, आप इसे इमीडिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, देन दैट इज एन ऑफर। ठीक है? मैं आपको पूछती हूँ कि आपको ये चाहिए 5,000 में, आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट इमीडिएटली कर सकते हो, इट्स एन ऑफर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो मुझे ना इसके 5 पीसेस चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे? तो मैं आपको ऑफर नहीं दे रही, मैं आपसे इनवाइट करवा रही हूं कि देखो मेरे को इसके 5 पीसेस चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे? देन इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मैं सामने वाली पार्टी से ऑफर इनवाइट कर रही हूं, फिर आप में से जो सबसे लोएस्ट प्राइस पे ये 5 पीसेस देगा ना, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी। दैट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। मैं आपको पूछती हूँ, डू यू वांट टू बाय दिस मोबाइल? इमेज आ गई। डू यू वांट टू बाय दिस मोबाइल फॉर 20,000 रुपीज? क्या आपको ये मोबाइल खरीदना है 20,000 रुपीज में? आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली। यू कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। आप बोलोगे नहीं मैम बहुत ज्यादा है, मेरा बजट नहीं है, रिजेक्ट हो गया। हाँ मैम ठीक है, दे दो, एक्सेप्ट हो गया। सो यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इमीडिएटली। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे ये मोबाइल के 10 पीसेस चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे? That's actually an invitation to offer. I am inviting offer from the other person. तो ऑफर क्या होता है? ऑफर क्या होता है? अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आया तो आप टी फॉर्मेट में तो नहीं लिख सकते, ठीक है? यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट इन द टी फॉर्मेट, क्योंकि आपको 1 to 1 डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है? तो अगर डिफरेंस बिटवीन आया, आप यहां पर लिखो मेरे साथ, इन केस or distinguish between question is asked in exam. Write the answer in
पैराग्राफ फॉर्मेट, पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्मेट। एंड नॉट टी फॉर्मेट, क्योंकि टी फॉर्मेट में लिखने वाला कुछ मैटर ही नहीं है यहाँ। तो अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है तो आप इसे पैराग्राफ जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखोगे। अच्छा देखो, ऑफर जो होता है ना बहुत ही डेफिनेट है। कीवर्ड्स क्या है? ऑफर इज डेफिनेट, इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे केपेबल है वो? मैंने आपको पूछा क्या आपको ये पेन 5000 में खरीदना है, मेरी इंटेंशन है मुझे तो ये बेचना है। आप अगर हाँ बोलते हो तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसके आगे तो कुछ आएगा ही नहीं। आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑफर है वो इतना क्लियर है कि आप इसे तुरंत एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर जो है ये एक फाइनल विलिंगनेस है। मैंने सोच के रखा है मुझे ये बेचना है, तुम बताओ खरीदोगे क्या? इट इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द ऑफर इफ द ऑफर चूजेस टू एक्सेप्ट इट। तो जैसे ही आप बोलते हो हाँ मैम मुझे खरीदना है, मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है मुझे तो ये बेचना है, तुम बताओ खरीदना है क्या? अगर आप हाँ बोल देते हो तो आप बाउंड हो जाओगे, आपको लेना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय हिज ऑफर इफ द ऑफरी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। अगर आप हाँ बोल देते हो तो मेरे लिए तो ये सेल हो गई, मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑफरर इज बाउंड। तो ऑफर क्या होता है? इट इज डेफिनेट, ये मेरा सबसे पहला कीवर्ड है, डेफिनेट है। इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ये बेचना है, खरीदोगे? अगर आप हाँ बोल दो तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। भाई मेरी मर्जी है, मुझे तो ये बेचना है, मैंने पूरा सोच के रखा है, मेरी मर्जी। विलिंगनेस मतलब मेरी फुल मर्जी है, मुझे तो ये बेचना है। इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर इफ द ऑफरी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। अगर आप बोलते हो हाँ बोलते हो तो मेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन इनविटेशन थोड़ा अलग होता है। इनविटेशन जो है ना, इट इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। सर्कुलेशन मीन मैं सब लोगों को बोलती हूँ देखो मेरे को 10 लाख सीमेंट बैग्स चाहिए, तुम बताओ क्या प्राइस में दोगे। सो इट इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। मैं सबको बोल रही हूँ मुझे 10 लाख बैग्स चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे। इट इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। इट इज इन फैक्ट an attempt to induce offers and it comes before a definite offer. To induce means to call, attract. Induce मतलब to call या फिर attract. It is an attempt to induce offers and it comes before a definite offer. तो invitation पहले आता है, ओके इनविटेशन पहले आता है, उसके बाद में ऑफर आता है। वेर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, ऑफर में वो अपनी फाइनल विलिंगनेस दिखा रहा था, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में वो अपनी फाइनल विलिंगनेस दिखाए बगैर, क्योंकि वो तो सामने वाले के ऑफर पे के लिए वेट कर रहा है ना, विदाउट शोइंग हिज फाइनल विलिंगनेस ही इज प्रपोजिंग द टर्म्स
ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट. नेगोशिएट वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये ऑफर नहीं है. इनफैक्ट वो बोल रहा है तुम बताओ क्या प्राइस पे दोगे. दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर. दिस इन्विटेशन इज नॉट एन ऑफर. Invitation to offer is not an offer. It will not become an agreement upon acceptance. In fact, वो तो सामने वाली पार्टी से ऑफर मंगवा रही है. सामने वाली पार्टी ऑफर दे रहा है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है. तो अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आया तो ये दो जो प्रोविजंस हैं ये ऑफर से रिलेटेड है. ठीक है, ये जो दो प्रोविजंस हैं ये ऑफर से रिलेटेड है. और ये जो 4 प्रोविजंस हैं ये इनविटेशन टू ऑफर को एक्सप्लेन करती हैं. तो ये ऑफर है एंड द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स आर इनविटेशन टू ऑफर. चलो अब लर्न करते हैं, साथ में 3-4 बार बोलते हैं, लर्न करते हैं. ऑफर इज वेरी डेफिनेट. It is capable of converting an intention into a contract. It is the final expression of willingness by the offerer to be bound if the offeree accepts the offer. ठीक है, तो बोलो it is very definite. बोलो मेरे साथ, it is definite, capable of converting an intention into a contract. It is a final expression of willingness by the offerer to be bound if the offeree accepts the offer. एक last बार. Offer is very definite. It is capable of converting an intention into a contract. It is the final expression of willingness by the offerer to be bound if the offeree chooses to accept the offer. 3 पॉइंट्स हमने पढ़े. इन्विटेशन टू ऑफर को लर्न करते हैं. इन्विटेशन टू ऑफर इज ओनली अ सर्क्यूलेशन ऑफ ऑफर. इट इज एन अटेम्प्ट. ये मैं पहले बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि ये और ये पॉइंट्स कनेक्टेड, ऐसा मुझे लगता है. सो इट इज ओनली अ सर्क्यूलेशन ऑफ ऑफर. इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस कॉल ऑफर्स एंड इट कम्स बिफोर अ definite offer. Where a party, without expressing his final willingness, without showing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate. This is an invitation to offer. Invitation to offer is not an offer. It does not become an agreement upon acceptance. In fact, it is inviting offer from the other person. 4 पॉइंट्स हैं, चलो बोलो. Invitation to offer is only a circulation of offer. It is an attempt to induce offers and comes before a definite offer. A party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate is an invitation to offer. Invitation to offer is not an offer. It does not become an agreement upon acceptance. अब मैं आपको एक टास्क दे रही हूं. ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसको 2 बार खुद से बोलो. चलो खुद से बोलो 2 बार. एक बार देख के बोलो, एक बार आंख बंद करके बोलो. चलो आई एम वेटिंग. आप ये एक्सरसाइज करो, अभी करो. डन, ठीक है. अब मैम मुझे क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि ये ऑफर है या इनविटेशन है? आप अपने आप से पूछो
क्या ये इमिडिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है, तो वो ऑफर है। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ करना है, देन दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। हाउ विल यू नो कि ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? कैसे पता चलेगा आपको? अंडरलाइन करती हूँ। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, इसमें मेरे को फर्क कैसे पता चलेगा? आपको इंटेंशन देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये किस इंटेंशन से बनाई गई है। अगर मेरी इंटेंशन है टू बी बाउंड as soon as it is accepted by the other, मतलब मेरा इंटेंशन है आप हाँ बोलो और ये बिक जाएगा, that is offer. लेकिन if the person chooses to do some further act before he is bound, he intends to do some act before he is bound, तो फिर वो इन्विटेशन टू ऑफर है। मतलब अगर ये आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया और मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो वो ऑफर है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ भाई इसके तो मुझे 5 पीसेस चाहिए, इमीडिएटली तो मैं बाउंड हुई ही नहीं। इनफैक्ट कुछ और करना बाकी है, आप ऑफर दोगे फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी, कुछ करना बाकी है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। इन्विटेशन के एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे विंडो डिस्प्ले। अच्छा ये केस लॉ भी है, वो भी करेंगे। विंडो डिस्प्ले देखो मैंने नीचे दिया है आपको। ये देखो, एक तो विंडो डिस्प्ले लिखो यहाँ पर। ओके, विंडो डिस्प्ले इज एन invitation to offer. विंडो डिस्प्ले इज एन इनविटेशन टू ऑफर। अब कई बार हम जाते हैं दुकानों पे, विंडो डिस्प्ले लगी रहती है, तो वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि भाई हम ये चीजें सेल कर रहे हैं, तुमको खरीदना है तो आ जाओ। कस्टमर गिव्स द ऑफर विच कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द शॉपकीपर। तो ये जो विंडो डिस्प्ले है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। मेरे साथ लिखो, कस्टमर एक्चुअली गिव्स द ऑफर। तो रेड पेन से लिखो ऑफर। और जो शॉपकीपर है ना, वो एक्सेप्टेंस करता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब एक विंडो डिस्प्ले लगी हुई थी, मैंने एक ड्रेस देखी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं शॉपकीपर के पास गई और मैंने बोला मुझे वो ड्रेस खरीदनी है। बोलते सॉरी मैम, डिस्प्ले पीस ओनली, हमारे पास उसका कोई फ्रेश स्टॉक नहीं है। कैन आई से कि नहीं तुमको तो बेचनी ही पड़ेगी, ऐसे कैसे तुमने डिस्प्ले पे लगाई और बोलोगे बेचोगे नहीं, तुमको तो बेचनी ही पड़ेगी, क्या मैं इंसिस्ट कर सकती हूँ? लॉ बोलता है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले पे जो पड़ा है ना, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है कि भाई हम ये बेच रहे हैं, तुमको खरीदना है तो आ जाओ। जो कस्टमर है वो ऑफर देता है कि मुझे ये खरीदना है, शॉपकीपर तुम बेचोगे क्या? तो जो शॉपकीपर होता है, ये ऑफर हो गया, और जो शॉपकीपर है वो एक्सेप्टेंस करेगा। लेकिन वो शॉपकीपर मना भी तो कर सकता है ना, तो शॉपकीपर रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके हाथ में है। वो बोल सकता है कि नहीं ये तो सिर्फ डिस्प्ले पीस है और मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। या फिर वो बोल सकते हैं कि हाँ मैम आप इधर रुको, मैं फ्रेश पीस लेके आता हूँ, मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो शॉपकीपर के हाथ में है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर शॉपकीपर मेरा ऑफर रिजेक्ट कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो शॉपकीपर मना भी कर सकता है, उसके हाथ में है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस कर रहा है ना।
ये लिखो। ओके। अच्छा, और भी एग्जांपल्स है, वो कर लेते, फिर केस लॉ पे आते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, ऑक्शन मैंने आपको लिखवाया भी था। एडवर्टीजमेंट दी है मैंने भाई, ऑक्शन है, आ जाओ। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। तो फिर ऑफर कौन देता है? ऑफर कौन देता है? ऑक्शन में ऑफर कौन देता है बताओ? ऑफर में ऑक्शन में ऑफर कौन देता है? और एक्सेप्टेंस कहाँ होता है बताओ? वेरी गुड। बिडर ऑफर देता है, और एक्सेप्टेंस कैसे होता है? करेक्ट। फॉल ऑफ हैमर, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यस, ऑक्शनियर एक्सेप्ट करता है। एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया। ओके, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया कि भाई मैं तो ये, यस करेक्ट, प्रोस्पेक्टस इशू किया कि मुझे पब्लिक ऑफर करना है। तो प्रोस्पेक्टस जो है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लोगों को इनवाइट करती है, आओ मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदो। तो प्रोस्पेक्टस इज इनविटेशन टू ऑफर। जो एप्लीकेशन है ना, वो ऑफर है, एंड अलॉटमेंट इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, अलॉटमेंट इज एक्सेप्टेंस। तो प्रोस्पेक्टस, ये आपको याद रखना है, ये सीए इंटर में भी काम आएगा। प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर है। एप्लीकेशन जो आप करते हो ना, एप्लीकेशन, वो ऑफर है, और कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है, दैट इज एक्सेप्टेंस। दैट इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कोटेशन देना। मैंने कोटेशंस मंगवाई, अरे मुझे स्टेशनरी खरीदनी है, बताओ क्या प्राइस पे दोगे? तो आपने कोटेशन भेजी। अच्छा, मुझे मेरा घर रेनोवेट करना है, तो मैंने 4-5 लोगों से कोटेशन ली कि बताओ क्या प्राइस में करोगे। तो वो इनविटेशन टू, तो मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया कि मुझे रेनोवेशन कराना है, मैं कोटेशन मंगवा रही हूँ। तो जो कोटेशन देता है वो ऑफर कर रहा है, बाद में जिसका लोएस्ट प्राइस होगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। प्रोडक्ट की कैटलॉग जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है, भाई हम ये सेल कर रहे हैं, तुमको जो खरीदना है बता दो। फिर मैं बोलती हूँ मुझे ये खरीदना है, तो वो बोलते हैं सॉरी मैम नॉट इन स्टॉक, मेरा ऑफर रिजेक्ट हो गया। यस मैम दे देंगे, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो कैटलॉग, अच्छा ये जो अमेज़न, मिंत्रा, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इनकी कैटलॉग्स हैं, जो ऑनलाइन लिस्टिंग है, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। हम ये बेच रहे हैं, हम ये टॉप बेच रहे हैं, हम ये बॉटम बेच रहे हैं, हम ये बैग बेच रहे हैं, आपको खरीदना है क्या? फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, दैट इज ऑफर। वो हमको बोलता है यस ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर प्लेस्ड, दैट इज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मेन्यू कार्ड इन अ रेस्टोरेंट, अरे वाह, मेन्यू कार्ड देख के मन करता है ना खाने का।
तो मेन्यू कार्ड एक्चुअली आपको इनवाइट कर रहा है कि हम ये बेच रहे हैं, हम आपको खिलाएंगे, आपको खाना है तो रेस्टोरेंट में आ जाओ। फिर हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं, उसको बोलते हैं मेन्यू में से ये लेके आ, ये लेके आ, ये लेके आ, हम ऑफर देते हैं, वो लेकर आता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। कई बार वो बोलते हैं ना, सॉरी मैम ये खत्म हो गया, ये आज नहीं है हमारे पास, मेरा ऑफर रिजेक्ट हो गया। तो मेन्यू कार्ड एक्चुअली लोगों को इनवाइट करता है कि आओ, हम ये आपको सर्व करेंगे, ये खिलाएंगे, ये क्यूजीन है। दैट्स इनविटेशन टू ऑफर। ये इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन में आता है। मेन्यू कार्ड इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड है दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। कस्टमर ऑफर देता है, फिर वो रेस्टोरेंट ओनर या वो वेटर है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। टेंडर, अरे यही तो बताया था मैंने आपको, वो ए लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो टेंडर्स इनवाइट करती है कि हम ये प्राइस में करेंगे, हम ये प्राइस में सप्लाई करेंगे। वो ऑफर है, जेड का सबसे बेस्ट था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर इन्विटेशन टू ऑफर। अरे इतना सुपर्ब केस लॉ है ना कि क्या बताऊं आपको, इतना सुपर्ब केस लॉ है। और इसका नाम तो आपको बाय हार्ट ही करना है, मतलब आप लिख दो यहाँ पर, नाम तो लिखना ही लिखना है। इनविटेशन का क्वेश्चन आया तो ये तो केस लॉ लिखना ही है आपको। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। 5 बार बोलेंगे, लर्न करेंगे। इनविटेशन टू ऑफर का केस लॉ कौन सा है, मेरे साथ बोलो। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। 5 बार बोलना है, चलो स्टार्ट। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। अब बिना देखे बोलेंगे। Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemist Southern Limited. Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemist Southern Limited. लास्ट टाइम अभी खुद बोलो। ठीक है, लर्न हो गया नाम, आगे बढ़ते हैं। एक ना बूट्स कैश केमिस्ट करके केमिस्ट की दुकान थी, ठीक है। बूट्स कैश केमिस्ट, इनकी केमिस्ट की दुकान थी। अब इनके यहाँ पे क्या सिस्टम था ना, सेल्फ सर्विस वाला था। शॉपर्स, आप जाओ, सारी दवाइयां डिस्प्ले पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे सेल्फ सर्विस का सिस्टम था। शॉपर जाते थे, बास्केट में जो भी उनको दवाइयां वगैरह खरीदनी थी वो डालते थे, कैशियर के पास आकर बिलिंग करवा लेते थे। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने कहा, अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है वो ऑफर है कि भाई हम ये बेच रहे हैं। शॉपर्स बाय पुटिंग द ड्रग्स, ड्रग्स यहां पर मतलब मेडिसिन, शॉपर्स बाय पुटिंग द ड्रग्स इनटू द शॉपिंग बास्केट एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसी फार्मासिस्ट ने सुपरवाइज ही नहीं किया। व्हाट इफ कस्टमर ने गलत मेडिसिन डाल दी होंगी तो? अगर सुपरवाइज करता ना फार्मासिस्ट तो वो बता देता ना, मैम ये गलत है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डिस्प्ले ऑफर था, आपने बास्केट में डाला, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको तो वो खरीदना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, मतलब वो मेडिसिन तो खरीदनी ही पड़ेगी। गलत ले ली तो? नो फार्मासिस्ट had supervised the transaction at this point. Boots Cash Chemist, you have violated the law. अब हमें डिसाइड करना है सच में वायलेशन है क्या? क्या लगता है आपको, वायलेशन है?
Is there a violation? सोचो, बताओ, वायलेशन है क्या? इनविटेशन टू ऑफर क्या है? ऑफर क्या है? एक्सेप्टेंस क्या है? ये तो बताओ। उनकी आर्ग्यूमेंट तो सही लग रही है ना? लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आपके हिसाब से डिस्प्ले ऑफर है, और जैसे ही इसने बैग में मेडिसिन डाल दी वो एक्सेप्टेंस है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। डिस्प्ले पे जो पड़ा है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है कि भाई हम ये चीजें बेच रहे हैं, तुमको खरीदनी है तो बताओ, क्या खरीदना है वो बताओ। तो डिस्प्ले पे जो पड़ा है ना, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। ये जो शॉपर है ना, ये ऑफर देता है कि भाई ये सब तो पड़ा है, मुझे ये 4 मेडिसिन चाहिए। और acceptance is at the cash counter in the supervision of a pharmacist. तो जब वो एक्सेप्टेंस देगा तो वो बताएगा ना, अरे मैम ये गलत ले आई, ये तो एक्सपायर हो गई है, अरे मैम ये नहीं लिखा हुआ है, ये नाम है, आप गलत ले आए, रुको मैं आपके लिए सही मेडिसिन लेकर आता हूं। तो जब एक्सेप्टेंस की बारी आएगी तब तो फार्मासिस्ट है ना वहां पर, तो कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। पॉइजन्स एक्ट जो बोल रहे थे ना आपने, फार्मेसी एंड पॉइजन्स एक्ट को वायलेट किया, कुछ वायलेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम फार्मासिस्ट सुपरवाइज कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को, देयर इज नो वायलेशन। तो फैक्ट्स में क्या लिखा था? द केमिस्ट हैड स्टार्टेड अ सेल्फ सर्विस सिस्टम, goods were displayed. The chemist would let the shoppers pick the medicines off the shelf and then pay for them at the till. Till का मतलब होता है cash box. The pharmaceutical society argued that picking the medicines off the shelf and then paying for them is unlawful, as display was an offer. When the shopper selected the goods and put them into the basket, that is acceptance. फार्मासिस्ट ने सुपरवाइज ही नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बूथ्स हैज वायलेटेड द लॉ बिकॉज फार्मासिस्ट ने कुछ सुपरवाइज ही नहीं किया। तो यहां पर लॉ क्या बोलता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, आप गलत सोच रहे हो। डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है
वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। बाय प्लेसिंग द गुड्स इन द बास्केट, एक्चुअली में जो कस्टमर है ना, उसने ऑफर दिया है। डिस्प्ले तो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। कस्टमर हैज मेड द ऑफर बाय पुटिंग द गुड्स इन हिज बास्केट, which can be either accepted or rejected by the pharmacist. तो फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही ये हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट उसी के सुपरविजन में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ द फार्मासिस्ट। तो कोई वायलेशन नहीं है। कोई वायलेशन नहीं है। करेक्ट। ठीक है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, हार्वी वर्सेस पेसी। अब देखो क्या होता है ये केस में। मिस्टर हार्वी ने 2 टेलीग्राफ लिखे, सॉरी 2 लेटर्स लिखे, टेलीग्राम लिखे, आस्किंग 2 क्वेश्चंस। ठीक है, हार्वी ने 2 टेलीग्राम लिखे और 2 सवाल पूछे फेसी को। मिस्टर फेसी, विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन? ये इस जगह का नाम है। क्या आप मुझे ये हॉल बेचोगे? टेलीग्राफ, द लोएस्ट कैश प्राइस। टेलीग्राफ क्या होता है? पहले के जमाने में ना टेलीफोन लाइन से मैसेज दिया जाता था, आजकल कोई नहीं यूज करता ये। टेलीग्राफ, द लोएस्ट कैश प्राइस। तो उससे 2 सवाल पूछे, क्या आप हमें ये बम्पर हॉल पेन बेचोगे? आपका जो भी लोएस्ट कैश प्राइस है ना, वो बता देना ताकि हम खरीद पाए। तो फेसी ने आंसर किया, द लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड्स। मिस्टर हार्वी खुश हो गया, बोलते हैं ओके, आई विल बाय इट फॉर 900 पाउंड्स, प्लीज सेंड द टाइटल डीड। टाइटल डीड मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट। बोलते हैं फटाफट ओनरशिप डॉक्यूमेंट भेज दो ताकि मैं ये बम्पर हॉल पेन अपने नाम पे करवा लूं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट। बोलते नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। तो हार्वी बोलता है, अरे लेकिन मैंने एग्री किया ना कि मैं तैयार हूं 900 पाउंड में लेने के लिए, तो तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा? अब इन पे केस हो गया। आप बताओ क्या करूं? बेचना पड़ेगा क्या? वो तो एग्री कर रहे हैं ना 900। तुमने 900 मांगा, मैंने 900 एग्री किया। ये ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो बेचना ही चाहिए ना फेसी को। बताओ क्या करें? बोलो। करेक्ट। यस। यहां पर जब हार्वी ने टेलीग्राम करके क्वेश्चन पूछे थे, वो सिर्फ क्वेश्चंस थे, वो ऑफर नहीं था। इनफैक्ट ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं जिसका इसने आंसर किया है, क्योंकि ये सिर्फ सवाल है, क्वेश्चंस हैं। जिसका इसने सिर्फ आंसर दिया है। एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये ऑफर है, आई विल बाय इट फॉर 900 पाउंड्स, तुम बेचोगे क्या? ये ऑफर है जो इसने रिजेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं।
ठीक है, तो ये तो सिर्फ आंसर है, ये एक्चुअली ऑफर है। ठीक है, गुड। दिस इज, यू कैन ऑल्सो से इन्विटेशन टू ऑफर। वो इनवाइट कर रहा है, मैं 900 में बेचूंगा, ये इनविटेशन टू ऑफर भी आप बोल सकते हो। जैसे डिस्प्ले पे नहीं प्राइस टैग लगा रहता है, अरे वाह इसमें तो डिस्काउंट है, वो इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ ले लो, डिस्काउंट पे दे रहा हूं। तो प्राइस का लिखा होना इज अट्रैक्टिंग। आप देखते हो ना 50% डिस्काउंट है, 50% ऑफ है, वाह। तो ये जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर है जो इसने रिजेक्ट कर दिया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट टेलीग्राम है वो एक्चुअली रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर ये जो इसने लोएस्ट बोला है ना, दैट इज एक्चुअली इनविटेशन टू ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट इज इनविटेशन। अरे ये प्राइस में दे रहा हूं, ये बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं ले लूंगा, ये ऑफर है बेटा। ये एक्सेप्टेंस होगा जो उसने किया ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। पेसी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू सेल। ये देखो, इट वॉज हेल्ड, हाईलाइट करो मेरे साथ, नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन द टू पार्टीज। द फर्स्ट टेलीग्राम was simply a request of information. Statement of the lowest price was merely an invitation to offer. There is no implied contract to sell it to the price, sell it at the price the persons are making the inquiry. Yes, फेसी ने एग्रीमेंट नहीं किया ना, उसने तो सिर्फ प्राइस बताया। तो ये प्राइस बताना इज सिमिलर टू एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट्स नॉट एन ऑफर, देयर इज नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं हुआ इसमें, उसने सिर्फ लोएस्ट प्राइस का आंसर दिया, दैट्स इट। तो उसे आप इनविटेशन जैसा मान सकते हो। हार्वी ने जो बोला हाँ मुझे खरीदना है, ये ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं इस केस में। आप समझे? तो जो फर्स्ट टेलीग्राम था, जो मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा है ना आपके लिए, वो मैंने आपको टेक्स्ट में भी लिख के दिया है। फर्स्ट टेलीग्राम जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट है, और जो लोएस्ट प्राइस बताया गया वो इनविटेशन टू ऑफर है, ये मैंने लिखा है देखो इधर। जो फर्स्ट टेलीग्राम था दैट वाज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। फिर जो लोएस्ट कैश प्राइस बताया गया वो एक्चुअली एक इनविटेशन टू ऑफर जैसा था। हाँ, आप बोल सकते हो मैम उसका इंटेंशन ही नहीं था बेचने का, इसीलिए उसको सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर ही मत बताया जा रहा है, क्योंकि उसका तो बेचने का इंटेंशन ही नहीं था। तो हम सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये इनविटेशन जैसा है। फिर मिस्टर हार्वी ने जो बोला हाँ हाँ मुझे लेना है, तो वो ऑफर था, लेकिन फेसी का तो कोई इंटेंशन ही नहीं था बेचने का, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं बेचूंगा, रिजेक्ट कर दिया ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक रिवीजन कर लेते हैं ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर का। ऑफर डेफिनेट है, इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। It's the final expression of willingness by the offerer. Invitation is only a circulation of offer, it comes before a definite offer. It's an attempt to induce offers from the other persons. It's not an offer,
It doesn't become an agreement on acceptance. It's without expressing any final willingness. He's only proposing the terms on which he is willing to negotiate. यहाँ पर हमने 2 केस लॉस किए, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड, हार्वी वर्सेस फेसी। ठीक है, अब आपके लिए ना आज होमवर्क है। आप ये चीज, ये जो है ये ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में 2 बार लिखोगे। एक बार आप देख के लिख सकते हो, लेकिन मैं तो वो कभी एडवाइस नहीं करूंगी। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, 2-2 पॉइंट लर्न करो और लिखो, बुक बंद करके फिर लिखो, लर्न करके लिखो। ठीक है, तो आप अगर एक बार देख के लिख रहे हो तो 3 बार लिखो, एक बार देख के 2 बार बिना देखे, और अगर 2 बार लिखना है तो बिना देखे लिखो। लेकिन ये आज आपका होमवर्क है, आपको मुझे आज भेजना ही है। अपने नोटबुक में इन पॉइंट्स को लर्न करके 2 बार लिख के भेजो। मैं क्यों ये होमवर्क दे रही हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये लर्न कर लो। ठीक है, तो प्लीज इसको 2 बार लर्न करके लिख के मुझे पीडीएफ बना के भेजना व्हाट्सएप पे। ओके, अच्छा, क्वेश्चंस कर लेते हैं कंपाइलर बुक में से मेरी। ठीक है, मेरी कंपाइलर बुक में से क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बाद में फिर फॉर्मेट भी बताऊंगी, बट अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो कि ये क्या लिखोगे। उसमें लिखना कुछ नहीं है, बस आई जस्ट वांट यू टू बी अवेयर। ये देखो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत बार आया है एग्जाम में। रीड करो जरा। अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस इन अ शोरूम। ये ना मेरे कंपाइलर का 11th क्वेश्चन है। ठीक है, shopkeeper displayed a pair of dress with a price tag of 2000. Miss Lovely looked at the tag, rushed to the cash counter. She asked the shopkeeper to receive the payment and pack the dress. Shopkeeper refused, saying that the price tag uh, was just an invitation. Miss Lovely is now seeking your advice whether she can sue the shopkeeper for the above cause. सिमिलर एक वॉशिंग मशीन का भी आया था कि वॉशिंग मशीन में प्राइस टैग था 15,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000। तो राहुल कैश काउंटर पे जाता है और बोलता है कि मुझे ये 15,000 में चाहिए। तो कैशियर बोलता है सॉरी, डिस्काउंट वाज अप टू येस्टरडे, देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे, हेंस यू हैव टू पे 18,000। तो राहुल को गुस्सा आ गया एंड ही इंसिस्ट कि नहीं, मुझे तो 15,000 में ही चाहिए। कैन राहुल एनफोर्स द कैशियर टू सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15,000? का वो उसको फोर्स कर सकता है? आप मुझे इसका आंसर दो और आप बताओ कि क्या लिखोगे। क्या लिखोगे इसमें? क्या हम शॉपकीपर को फोर्स कर सकते हैं?
बोलो। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे यहाँ पे भी कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। चलेगा। ये केस में क्या हो रहा है, डिस्प्ले जो है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है ना? डिस्प्ले जो है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। कस्टमर ऑफर देता है जो शॉपकीपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो ये केस में शॉपकीपर के पास मना करने की राइट है। उसके पास वो हक है कि वो मना कर सकता है कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसी के हाथ में है ना। तो अगर वो मना कर देता है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। करेक्ट। सेकेंड केस में भी कस्टमर फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि शॉपकीपर के हाथ में है कि उसको एक्सेप्टेंस देना है या नहीं देना है, वो प्राइस पे सेल करना है या नहीं करना है। तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे वो रिजेक्ट कर सकता है। वेरी गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऑफर और इनविटेशन के ऊपर आएंगे। एंड ऑल्सो वो जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वाला क्वेश्चन था ना, तो उसी को उन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। देखो, शंभू दयाल started a self-service system in his shop. Srimati Prakash entered the shop, took the basket, and reached the cashier for payment. Cashier refused to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the articles to Srimati Prakash? तो शंभू दयाल ने एक सेल्फ सर्विस स्टोर स्टार्ट किया था। श्रीमती प्रकाश आई, अपने आर्टिकल्स बास्केट में डाले और कैशियर की तरफ गई। कैशियर ने बोला नहीं बेचूंगा। तो क्या हम कैशियर को फोर्स कर सकते हैं? नहीं। सेम है लॉजिक। डिस्प्ले सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। कस्टमर गिव्स द ऑफर विच कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द कैशियर। जब मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि प्रोविजंस में क्या लिखना है, फैक्ट्स में क्या लिखना है, एनालिसिस में क्या लिखना है, कंक्लूजन। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन पूरा, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले बैच के लिए किया था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई हम 1A और 1B तो कंप्लीट कर ले, फिर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, फॉर्मेट वगैरह मैं सब आपको बताऊंगी। थोड़ा 1B कंप्लीट हो जाने दो हमारा। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले हमारे सेशन में वी विल स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। ठीक है? एक्सेप्टेंस के बाद हम कम्युनिकेशन करेंगे। जब हमारा 1B हो जाएगा, फिर एक लेक्चर सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और समझ में भी आएगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। ऑल राइट, चलो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड आपका आज का क्या होमवर्क है? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर लर्न करके नोटबुक में 2 बार लिख के मुझे PDF भेजना है। I want it today itself. Okay? Chalo. I'll see you guys in my next session. Bye bye guys. Take care.